हेलो गाइस। तो नेक्स्ट डिजीज़ के अंदर अपन बात करेंगे पीसीपी निमोनिया, न्यूमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया, जिसको निनोविसिस जेरोविसी निमोनिया भी बोला करते थे पहले। अभी इसको बोलते हैं न्यूमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचआरसीटी फाइंडिंग्स होती है, जो प्रीडोमिनेटली फाइंडिंग होती है, वो होती है जीजीओस, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, मतलब एल्वेलर शेडोज मेनली यहाँ पे होती है। साथ में इंटरस्टिशियल पैटर्न भी साथ में यहाँ पे रहेगा, जिसको अपन बोलेंगे रेटिकुलर ओपेसिटीज, और साथ में सेप्टल थिकनिंग भी यहाँ पे मिलेगी। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? पीसीपी का पेशेंट प्रेजेंट करता है यूजुअली जो एचआईवी पेशेंट होते हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये पीसीपी इन्फेक्शन होता है। आपको पता होगा पीसीपी एक तरह का अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कैटेगरी में आता है। तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट आपके पास में आया, एसओबी कंप्लेन है और साथ में न्यूमोथोरेक्स है, तो आप उसको पीसीपी सस्पेक्ट कर सकते हो। तो पर एक सिटी फिल्म में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज पीसीपी निमोनिया। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है, और मेनली जो होती है वो पेरीहाइलर होती है, हाइलम के आसपास होती है। और एक ग्राउंड ग्लास जीजीओस आपको ऊपर दिख रहे होंगे, साथ में सिस्ट दिख रही होंगी आपको। तो छोटे छोटे सिस्ट होती है जो भी थिक वॉल्ड हो सकती है यहाँ पे। तो सिस्ट एक आपको बहुत बड़ा ये न्यूमेटोसील, इसको अपन बोलेंगे। न्यूमेटोसील मैंने डिस्क्राइब किया था कि एक एयरफील्ड स्पेस होता है, और मेनली जो एंड ऑफ द ब्रोंकियल होता है वो ट्रांजिएंट स्पेस होता है। मतलब आप पीसीपी को ठीक कर दोगे, इन्फेक्शन ठीक हो गया, तो ये न्यूमेटोसील ठीक हो सकती है, ट्रांजिएंट होते हैं ये। तो यहाँ पे इट कैन बी यूनिलेटरल, कैन बी बाइलेटरल। यहाँ पे यूनिलेटरल आपको दिख रहा है, बिजार शेप, अगेन जैसे कि पीएलसीएच में था बिजार शेप, मतलब कोई शेप नहीं है यहाँ पे सिस्ट की। देखिए छोटी है, बड़ी है, या बहुत बड़ी है, न्यूमेटोसील की तरह दिख रही है आपको। ये बहुत छोटी सी सिस्ट है, बहुत छोटी छोटी सिस्ट है, यहाँ बड़ी हो गई है, सब प्लूरल भी है। तो मेनली जो हाइलर पेरीहाइलर रीजन में यहाँ पे होती है। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? एज ए विथ न्यूमोथोरेक्स। अब क्या नहीं होता वो भी आपको यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा। लिम्फेडेनोपैथी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। देखिए लिम्फेडेनोपैथी है कहीं, कहीं भी लिम्फेडेनोपैथी आपको नहीं दिख रही। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन, कंसोलिडेशन और नोड्यूल्स यहाँ पे यूजुअली नहीं होते। तो यहाँ पे मेनली आपको जो पैटर्न दिखेगा वो जीजीओ और सिस्ट आपको दिखेंगे मेनली। इसके अलावा यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स साथ में हो सकता है, न्यूमो मीडियस्टिनम भी साथ में आपको मिल सकता है। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स एंड न्यूमो मीडियस्टिनम भी आपको मिलेगा। तो ये पीसीपी न्यूमोनिया कॉमन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा। तो लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा क्या होता है? यूजुअली जो एडिनोकार्सिनोमा के जो पेशेंट है, एडिनोकार्सिनोमा यूजुअली लिम्फेटिक से स्प्रेड होता है। तो एडिनोकार्सिनोमा हो या डायरेक्ट खाली अदर और भी जो एडिनो वाले जो मतलब कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया और से कैंसर्स होते हैं, वो लिम्फेटिक स्प्रेड जो लंग के अंदर होता है उसको अपन लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में अर्ली फेज में आपको सेप्टल थिकनिंग जो होती है स्मूथ मिलती है ना, स्मूथ सेप्टल थिकनिंग होती है, लेकिन लेटर स्टेजेस के अंदर वो इरेगुलर और नोडुलर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोडुल्स आपको साथ में दिख रहे हैं, सेप्टल थिकनिंग नोडुलरिटी साथ में रहती है। दूसरा यहाँ पे पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर और फिशरल थिकनिंग भी आपको मिल सकते हैं। तो दोनों मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है? जैसे सार्कोइडोसिस के अंदर पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर था, ठीक है, और नॉर्मल जो पल्मोनरी एडिमा होता है या एआरडीएस होता है, ठीक है, उनमें खाली सेप्टल थिकनिंग होती है, स्मूथ और नोडुलर भी हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न एक साथ आपको मिल रहे हैं, इसलिए आपको बहुत मतलब डर्टी सा एक्सरे, डर्टी सा सीटी स्कैन आपको दिखेगा, बहुत कुछ सारे पैटर्न आपको दिखेंगे। लेकिन ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। यहाँ पे यूनिलेटरल पैटर्न मैंने आपको दिखाया, इस तरफ जो सीटी लगभग नॉर्मल है। तो जो आपको ये ब्लू सर्कल के अंदर जो दिख रहा है पैटर्न, दैट इज सेप्टल थिकनिंग, नोडुलर है, इरेगुलर है। देखिए कहीं पे थिक है, कहीं पे थिन है, कहीं पे थिक है, कहीं पे थिन है। रेगुलर एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो पल्मोनरी एडिमा में होता है वैसा आपको नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे मीडियस्टल लिम्फेडेनोपैथी, हाइलर लिम्फेडेनोपैथी आपको मिल रही है। देखिए कितना बड़ा लिम्फ नोड है यहाँ पे देखिए कितना बड़ा लिम्फ नोड है। तो लिम्फेडेनोपैथी आपको साथ में मिल रही है। तो यहाँ पे सेप्टल थिकनिंग मतलब पेरी लिम्फेटिक वहाँ भी होती है। और आपको एक चीज़ मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, जब सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल के स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, तो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल लोबुलर पार्ट होता है, वहाँ पे भी एक सेट ऑफ लिम्फेटिक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरह की मतलब लीजन आपको मिलेंगे, सेप्टल थिकनिंग भी मिलेगी और साथ में पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर, इंटरस्टिशियल और फिशरल थिकनिंग भी आपको मिल सकती है। साथ में प्लूरल इफ्यूजन आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, रेड एरो आपको दिख रहा होगा, आपको इफ्यूजन दिखा रहा है। इफ्यूजन यूजुअली ज़्यादा नहीं होता, बहुत थिन एक लेयर से इफ्यूजन होता है, मतलब मैसिव ग्रॉस इफ्यूजन यूजुअली नहीं होगा, बहुत माइल्ड मिनिमल सा इफ्यूजन यहाँ पे
होता है। ये नोडुल ग्रीन एरो आपको नोडुलरिटी आपको दिखा रहा है, नोड्यूल्स है, और ये जो है पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर थिकनिंग आपको दिखा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लंग है, या बोल सकते हो कि सेकेंडरी पल्मोनरी लेवल का जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे प्रिजर्व्ड रहता है, मतलब फाइब्रोसिस यहाँ पे नहीं है। फाइब्रोसिस में कहते टेक्शन हो जाता है, आर्किटेक्चर डिस्टोर्शन हो जाता है, यहाँ पे फाइब्रोसिस नहीं है, आर्किटेक्चर डिस्टोर्शन यूजुअली नहीं होता। तो ये लिम्फोसाइटिक कार्सिनोमा का पिक्चर है। पेशेंट किन में मिलती है, मेनली जो एडिनो कार्सिनोमा वाले पेशेंट उनमें मिलते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको प्राइमरी इसमें ढूंढना पड़ता है कि प्राइमरी कैंसर हो सकता है साथ में एडिनो वगैरह, या पल्मोनरी मतलब लंग का पल्मोनरी एडिनो जो कार्सिनोमा सीए लंग है वो, अथवा अदर जो कोई एडिनो कार्सिनोमा है वो भी यहाँ पे हो सकता है, और ये उसको लिम्फेटिक स्प्रेड को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिलिकोसिस की। अब सिलिकोसिस एक तरह की क्या है, ग्रेनुलोमेटस डिजीज आप बोल सकते हो, या फिर इसको मतलब बोलेंगे ग्रेनुलोमा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, लेकिन केजिएटिक नेक्रोसिस एजी नहीं होगा। और मिलियरी और सिलिकोसिस में आपको मैंने अंतर पहले ही बताया दिया कि जो मिलियरी जो नोड्यूल्स होते हैं उनकी साइज 1 to 3 mm तक होती है, 1 to 2 और 3 mm तक होती है, लेकिन यहाँ पे जो साइज होगी मोर देन 2 और 3 mm होती है। तो साइज मोनली 3 to 5 mm यहाँ पे अपन मान लेंगे, 5 to 6 5 mm तक अपन मान सकते हैं, 3 to 5 mm तक साइज होती है। लेकिन यहाँ पे सिलिकोटिक नोडुल्स होते हैं, बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मैं, सिलिकोटिक नोडुल बहुत ही डेंस होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और इजीली विजिबल हो जाते हैं। मतलब इतने आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो नोडुल्स है आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। मिलियरी नोडुल्स बहुत कम साइज के होते हैं, 1 to 3 mm साइज के होते हैं, और वो आपको क्लियर नहीं दिखेंगे, आपको आंखों पे स्ट्रेन डालना पड़ेगा, एक स्ट्रेन डालोगे तो ही आपको दिखेगा। शूडो प्लाग साथ में लिखा है कि ये पूरा थिकनिंग साथ में आपको मिल सकती है, इसको मतलब शूडो प्लाग बोला, शूडो प्लाग इसलिए बोला कि यहाँ पे जो सिलिकोटिक जो वो जो पार्टिकल्स है वही वहाँ पे जाके जमा हो रहे हैं, उस कारण से एक प्लाग की तरह स्ट्रक्चर बन रही है। प्लाग यूजुअली एस्बेस्टोसिस में होता है, इसको शूडो प्लाग इन्होंने इसलिए बोला है। अब सिलिकोसिस को मैं डिवाइड करूँ तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो एक्यूट सिलिकोसिस दिख रहा है, मतलब अभी एक्सपोजर को टाइम कम ही हुआ है, लाइक विद इन 5 ईयर का कोई पेशेंट आपके पास में आता है जो खान में काम करता है, यूजुअली इस हिस्ट्री होती है कि हाँ खान ईट भट्टा उनमें काम कर रहा होता है वो, तो इसको अपन सिलिकोप्रोटिनोसिस भी बोलते हैं, एक्यूट सिलिकोसिस और सिलिकोप्रोटिनोसिस। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग होती है वो होती है बायलेटरल नोडुलर पैटर्न, और मेनली अपर लोब को ये इन्वॉल्व करता है, और साथ में आपको कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स भी आपको मिल सकते हैं। देखिए लिम्फ नोड है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो सकता है। एल्सिफिकेशन कौन सा होता है, एग शेल टाइप का, है ना, सेंटर के अंदर देखिए क्लियरिंग है और बाहर की तरफ ये कैल्सिफिकेशन, जैसे अंडा होता है, अंडे का अंदर का पार्ट सॉफ्ट होता है और बाहर कैल्सिफाइड, मतलब जो कैल्सिफिकेशन होता है, जो बाहर कवरिंग होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, तो सेम इसको एग शेल कैल्सिफिकेशन बोला जाता है। अंदर उतना फिर कैल्शियम नहीं जमा होता, मेनली जो बाउंड्री है जो लिम्फ नोड की वहाँ पे कैल्शियम जमा हुआ होता है, पेरीफेरी में कैल्शियम जमा होता है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, पहला बायलेटरल नोडुलर ओपेसिटी होती है जो कि मेनली सेंट्रिलोबुलर टाइप की होगी। देखिए इसके अंदर देखिए पेरीलिम्फेटिक आपको नहीं दिख रहा, मतलब लिम्फेटिक्स या जो प्लूरा के आसपास सब प्लूरल जैसा नहीं है। देखिए डॉट 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 सब जगह ऐसे डॉट्स है, ये सब जगह नोडुल्स है, तो वो देखिए ये यहाँ पे ये ऑब्लिक फिशर है, लेकिन उसके आसपास नहीं है, मैंने सेंटर में इसको सेंट्रिलोबुलर आपने बोला। और ये जो एरो दिखा रखा है वो सब प्लूरल स्पेयरिंग है, यहाँ पे प्लूरा के आसपास में नोडुल नहीं है, वो स्पेयरिंग है, तो मेनली सेंट्रिलोबुलर नोड्स होते हैं। दूसरा यहाँ पे मल्टी फोकल पैची जीजियोज आपको मिल सकते हैं, मल्टी फोकल पैची जीजियोज आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कंसोलिडेशन क्रेजी पे भी मिल सकता है, जो उतना कॉमन नहीं है, वो लेस कॉमन है। और कैल्सिफिकेशन आपको साथ में मिल सकता है, जो ये सिलिकोटिक नोडुल है वो भी कैल्सिफाई हो जाते हैं, इसको पंक्टेड कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। साथ में लिम्फ नोड भी कैल्सिफाई होते हैं, जिनको अपन ने एग शेल कैल्सिफिकेशन बोला है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्रोनिक सिलिकोसिस। क्रोनिक सिलिकोसिस को 3 तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्रोनिक सिंपल, जिसको अपन क्लासिकल सिलिकोसिस बोलते हैं, और मोस्ट कॉमन सिलिकोसिस का जो प्रेजेंटेशन होता है वो यही वाला होता है। क्यों? क्योंकि विद इन 5 ईयर पेशेंट को उतना पता भी नहीं लगता, वो उतने सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो इग्नोर कर देता है, या फिर लोकल फिजिशियन उसको ऐसे ट्रीट करते रहते हैं। तो 5 ईयर के बाद ही पेशेंट 5-10 ईयर तक, इवन 10 ईयर के बाद भी पेशेंट आपके पास में आता है, जब जाके आपको वो क्रोनिक सिलिकोसिस हो चुका होता है। लेकिन वो सिंपल में क्यों बोल रहा हूँ कि सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे खाली नोड्यूल्स ही अभी तक होते हैं, और साथ में आपका लिम्फ नोड एनलार्जमेंट और एग शेल कैल्सिफिकेशन आपको साथ में मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे साथ में सब प्लूरल नोड्यूल भी होंगे, पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपको साथ में मिल सकता है।
ठीक है। पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको साथ में मिल सकता है। अभी भी नोड्यूल मतलब नोड्यूल से कोइल्स होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ क्रोनिक कॉम्प्लिकेटेड सिलिकोसिस। क्रोनिक कॉम्प्लिकेटेड, इसको अपन कॉन्ग्लोमरेट सिलिकोसिस और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोटिक टाइप ऑफ सिलिकोसिस भी बोलते हैं। कि अब यहाँ पे जो आपके सिलिकोटिक नोडुल है वो आपस में कॉन्ग्लोमरेट हो गए। देखिए ये नोडुल थे छोटे छोटे, ये कॉन्ग्लोमरेट हो गया आपके, ये इस तरह को बड़ा एक मास की तरह यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट हो रहे हैं, इसको अपन PMF बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। तो जब सिलिकोटिक नोडुल्स आपस में कॉन्ग्लोमरेट होके जो नोडुल बड़ा नोडुल या कहीं मास की साइज बनाते हैं, तो मोर देन 10 mm मतलब मोर देन 1 सेंटीमीटर यदि साइज है तो आप उसको PMF बोल सकते हो। यूजुअली मास मोर देन 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 सेंटीमीटर को इसलिए अलग से नाम दिया है PMF, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। इसको अपन ने कॉन्ग्लोमरेट सिलिकोसिस भी बोला है या फिर क्रोनिक कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ सिलिकोसिस भी इसको बोलते हैं। तो इसको अपन सॉफ्ट टिश्यू मासेस आपको मिलते हैं, इरेगुलर मार्जिन साथ में होंगे। यहाँ पे देखिए रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं होते, इरेगुलर मार्जिन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोडुल्स आपस में मिलके वो बना रहे होते हैं। और मेस्टली अपाइकल और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब, यहाँ पे जो आपकी टीबी का जो पैटर्न होता है वही वाला आपको यहाँ पे मिलता है। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस कहाँ पे होता है? टुवर्ड हाइलम, हाइलम के आसपास में मेनली आपको PMF मिलते हैं। हाइलम को टच करने मतलब कर रहे होते हैं PMF, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। लास्ट है कॉम्प्लिकेटेड सिलिकोसिस, और कॉम्प्लिकेटेड सिलिकोसिस का तीसरा प्रकार है कॉम्प्लिकेट विद ट्यूबरक्लोसिस, को अपने सिलिको ट्यूबरक्लोसिस बोला है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि जब सिलिकोटिक पेशेंट के अंदर टीबी हो गई तो क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, कैसे आप पहचानोगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है एसिमेट्रिकल नोड्यूल्स, मतलब जो एसिमेट्रिकल नोड्यूल्स आपको मिलेंगे, अलग अलग नोड्यूल्स मिलने लग जाएंगे, मतलब साथ में टीबी भी हो गई है, वहाँ पे इन्फेक्शन टीबी का हो गया है, या बोलेंगे कि मल्टीपल इन्फिल्ट्रेशन या फ्लीटिंग ओपेसिटीज भी आपको मिल सकती है। सीरियल एक्सरे आप करवाते हो तो अलग अलग जगह आपको ओपेसिटीज मिलेगी, कभी अपर लोब में, कभी लेफ्ट साइड के लोअर लोब में, कभी लेफ्ट अपर लोब में, कभी राइट मिड लोब में, इस तरह से फ्लीटिंग ओपेसिटीज आपको मिल सकती है। दूसरा कंसोलिडेशन आपको मिलेगा, कंसोलिडेशन आपको मिल सकता है, ये देखिए कंसोलिडेशन है, ठीक है, कंसोलिडेशन आपको मिलेगा। तीसरा केविटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि सिलिकोसिस पेशेंट के अंदर आपको केविटी मिल रही है, देखिए यहाँ पे थिक वॉल्ड केविटी आपको मिल रही है, ये अभी बाइफरकेशन जस्ट हुआ ही है, तो ये अपर लोब ही है, तो अपर लोब के अंदर आप देखिए ये आपको केविटीज आपको मिल रही है, मतलब सिलिकोसिस पेशेंट में केविटी मिल रही है, तो आप सोचोगे कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, तो आपको सीबनेट वगैरह करवा लेना चाहिए। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन होता है, इसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन साथ में आपको मिल सकता है। तो ये सिलिकोसिस के अंदर पैटर्न अलग अलग मिलते हैं। तो मेनली जो सिलिकोसिस के अंदर पैटर्न मिलता है वो नोडुलर पैटर्न होता है, और मेनली अपर लोब, मिडिल लोब, अपर जोन में आप बोल सकते हो कि लंग का जो अपर पार्ट है मेनली उसको अफेक्ट करता है, और वो साथ में आगे PMF बन जाते हैं। PMF यूजुअली जो पेरीहाइलर PMF होते हैं। जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे, आपको सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में पेशेंट बताएगा कि ये हाँ ईट भट्टों में या फिर कर्सर या मतलब क्रेशिंग की मशीन पे या फिर खान में जो माइनर्स होते हैं उनमें मेनली कॉम्प्लिकेटेड ये पाया जाता है। ठीक है, लास्ट में अपन यहाँ पे बात करेंगे, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि इंटरस्टिशियल डिजीज है किस जोन में मेनली होती, कौन कौन सी है। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, साथ में आप लिख लो उनको। तो पहला है अपर जोन और लोअर जोन, तो अपन जोन वाइज डिवाइड किया मैंने, अपर जोन लोअर जोन। दूसरा पेरिफेरल और सेंट्रल भी बात करेंगे अपन। तो अपर जोन में मेनली लिख लीजिए आप, न्यूमोकोनियोसिस होते हैं मेनली अपर जोन में होते हैं। ठीक है, इसमें लाइक सिलिकोसिस हो गया, अभी मैंने बात की सिलिकोसिस के अपर जोन में होता है। बेरिलियोसिस हो गया अपर जोन में होता है, लेकिन एस्बेस्टोसिस लोअर जोन में होता है। अब लोअर जोन में लिख लेना एस्बेस्टोसिस को। इसके अलावा एम्फाइसीमा मेनली जो पैरासेप्टल है और सेंट्रल लोबुलर एम्फाइसीमा वो मेनली अपर जोन में होता है, लेकिन पैन लोबुलर एम्फाइसीमा मेनली लोअर जोन में होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे आप रिवाइज करोगे तो आपको याद होगा। इसके अलावा ILDs मेनली लोअर जोन में होती है, लेकिन RBILD ठीक वो अपर जोन में होती है। तो ILD मतलब UIP LSIP पैटर्न होते हैं, मेनली लोअर लोब में होते हैं, और RBILD वो अपर लोब में होता है। इसके अलावा एक ILD है PLCH, ठीक है, पल्मोनरी लैंगरहैंस हिस्टोसाइटोसिस, ये अपर लोब में होगा, अपर जोन में होगा। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक HP, यूजुअली जो HP होता है वो डिफ्यूज पैटर्न होता है, ऐसा कोई जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मेनली अपर लोब्स में ही होता है। बेजल मैंने आपको बताया था HP के टाइम की बेजल स्पेयरिंग होती है, लोअर लोब्स में HP नहीं होता। UIP NSIP बेजल में होता है, लोअर जोन में होता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अपर लोब, सार्कोइडोसिस भी अपर लोब में बनता है। ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है सबको अपर लोब कॉमन होते हैं। इसके अलावा ABPA और इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया भी अपर लोब में आता है। ठीक है, इओसिनोफिलिक में अपर लोब में आता है। ठीक है, लोअर लोब के अंदर अपन बात करें, मैंने एस्बेस्टोसिस ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं NSIP UIP को बता चुका हूँ। इसके अलावा आप लिख लीजिए DIP और COP।
डिस्क्रोमेटिक इंडस्ट्रियल न्यूमोनिया और क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया, ये भी लोअर लोब में आते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा लोअर लोब में आएगा ऑब्वियसली, मतलब ग्रेविटी के कारण फ्लूइड नीचे आ रहा है। एस्पिरेशन यस ऑब्वियसली अब लोअर लोब में ज़्यादा कॉमन होते हैं। लिपोइड न्यूमोनिया ये भी एक तरह का इनहेलेशनल न्यूमोनिया है, जो आपने मेले के अंदर देखा होगा, जो मतलब मुंह में ऑयल भर के और वो आग जला के फूंक मारते हैं मेले में, जो दिखता है उनको मेले लिपोइड न्यूमोनिया होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा जो ऑयल मुंह में भरता है थोड़ा थोड़ा वो इनहेल करते हैं, उस कारण से उनको लिपोइड न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है। एल्वियोलर हेमरेज ये भी लोअर जोन में ज़्यादा कॉमन होता है। पेन लोबुलर एम्फाइसेम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लोअर लोब में कॉमन है। रूमेटोलॉजिक डिजीज, मतलब रूमेटोलॉजिक यदि आप डिजीज मतलब जैसे यूआईपी पैटर्न मैंने बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूआईपी पैटर्न होता है, एनएसआईपी कॉमन होता है, यूआईपी भी होता है, तो अगेन वो लोअर जोन में कॉमन होता है। दूसरी कैटेगरी है पेरिफेरल और सेंट्रल। सेंट्रल मतलब पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर, हाइलम के आसपास से पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर होता है। इसके अगेन सार्कोडोसिस, तो सार्कोडोसिस सेंट्रल हो गया और साथ में अपर जोन में हो गया, ऐसे आपको याद रखना। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा मैंने बताया था बेटरिंग अपीयरेंस होता है, तो अगेन सेंट्रल एंड अपर जोन और लोअर जोन, लेकिन हाँ सॉरी नॉट अपर जोन, सेंट्रल एंड लोअर जोन में ये होगा। ईपी इओसिनोफिल न्यूमोनिया यहाँ पे उल्टा हो गया, पेरिफेरली होता है, तो इसको अपन रिवर्स बेटरिंग मैंने बताया था, पेरिफेरी में ज़्यादा होता है, सेंट्रल में नहीं होता, लेकिन जोन कौन सा हो जाएगा, अपर जोन। अपर जोन में ही होता है लेकिन पेरिफेरल होता है, रिवर्स बेटरिंग साइन आपका इसमें आएगा। इसके अलावा सीओपी, यूआईपी, एनएसआईपी ये भी अगेन पेरिफेरल होते हैं। ये बताया था स्लब जो सब प्लूरल वाला है वो पेरिफेरल हो गया ऑब्वियसली, जो प्लूरा पेरिफेरी में प्लूरा होती है तो सब प्लूरल वाला। रूमेटोलॉजिकल डिजीज अगेन यूआईपी एनएसआईपी पैटर्न होते हैं तो वो पेरिफेरी के अंदर होगा। तो एस्बेस्टोसिस, रूमेटॉइड डिजीज, इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया, यूआईपी, एनएसआईपी ये पेरिफेरल वाले हो गए। सार्कोइड, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा ये वाले सेंट्रल वाले हो गए। एक क्वेश्चन और बनता है डिफ्यूज, तो डिफ्यूज के अंदर कौन कौन सा एग्जांपल आता है, इसमें आता है आपका एचपी। तो एचपी डिफ्यूज भी होता है, ठीक है, मेनली अपर लोब में होता है लेकिन डिफ्यूज होता है, मतलब डिफ्यूज का मतलब सेंट्रल और पेरिफेरल का कोई डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पे डिफ्यूज रहता है। ठीक है। लैम, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेंजियोमायोमेटोसिस, सॉरी लिम्फेंजियोमायोमेटोसिस ये भी आपका पूरा डिफ्यूज होता है। सार्कोडोसिस भी डिफ्यूज होता है, मेनली अपर और लोअर जोन को अफेक्ट करता है। लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा यस ये डिफ्यूज के अंदर आपका आएगा। तो थोड़ा मिक्सिंग है, ऐसा नहीं है कि एक डिजीज एक फिक्स जगह होती है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट आप यही याद रखिए, एनएसआईपी यूआईपी पैटर्न होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, लोअर लोब प्रीडोमिनेंट होते हैं, एचपी अपर लोब प्रीडोमिनेंट होता है, जो इनहेलेशनल डिजीज होती है मेनली अपर लोब प्रीडोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा सार्कोडोसिस अपर लोब होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेनली अपर लोब वाले होते हैं, इसे याद रखना है। खाली एनएसआईपी, यूआईपी, डीआईपी और जो एस्पिरेट आप कर रहे हो या पल्मोनरी एडिमा, बस ये 3-4 चीज़ें ये मेनली लोअर जोन के अंदर होती है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिजीज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी आपका कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वापस से एक वीडियो बना दूंगा।